हेलो दोस्तों, मैं रोहित। जैसा कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर एक वीडियो पहले डाला था, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किस तरह से बना, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये आप अच्छी तरह से जान गए होंगे, आई थिंक सो। अब आगे मैं ये बताऊंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके एसएससी से लेकर के यूपीएससी के पेपर में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हीं चीजों के बारे में जानना है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो पहले आपके लिए मैं बता दूं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट्स में बटा हुआ है, उसमें 395 आर्टिकल्स है। मैं आपको बता दूं, वैसे तो हर बार जो अमेंडमेंट होते रहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे आर्टिकल्स बढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि 395 आर्टिकल्स ही हैं। पेपर में जब भी पूछा जाएगा तो आपको आर्टिकल 395 ही याद रखने हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स हैं, जिसको अनुसूचियां भी कहते हैं हिंदी में, तो 12 या 12 अनुसूचियां या 12 शेड्यूल्स हैं। उसके बाद देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था 26 नवंबर, देख सकते हैं 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, और उसी दिन को हम लॉ डे या कानून दिवस के रूप में या विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उसके बाद देख सकते हैं हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया था, उसका फर्स्ट जो कैबिनेट था वो 1947 में बना था, और उस फर्स्ट कैबिनेट में कौन कौन से मिनिस्टर्स थे, किसको किसको कौन कौन से पोर्टफोलियो दिए गए थे, ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये पेपर में आता भी है, यूपीएससी से लेकर के एसएससी के पेपरों में, तो इस पर जरा फोकस करेंगे। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हमारे अंतरिम सरकार थी, यह आप देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट जो कैबिनेट थी उसके प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। कॉमनवेल्थ रिलेशन, और कॉमनवेल्थ देश जो राष्ट्रमंडल देश थे, उनके साथ जो रिलेशन का डिपार्टमेंट था, जो वर्क था, वो भी उन्हीं के अंडर में आता था। सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्ट्री दी गई थी। इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट भी उनको दिया गया था, संचार मंत्रालय जिसको कहते थे। और स्टेट से जो रिलेशन होते थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही पोर्टफोलियो में था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट इंडिपेंडेंट कैबिनेट में फूड एंड एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट दिया गया था। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। आप देख सकते हैं जॉन मथाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनको दिया गया था मिनिस्ट्री। सन्मुख चेट्टी जो थे उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। BR अंबेडकर लॉ मिनिस्टर थे। जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर थे। बलदेव सिंह, जैसा कि देख सकते हो, डिफेंस मिनिस्टर थे। कुमारी अमृता कौर जो थी उनको हेल्थ डिपार्टमेंट दिया गया था। CH भाभा को कॉमर्स डिपार्टमेंट दिया गया था। आप आगे देख सकते हैं SP मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका पूरा नाम था, उसको इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज दिया गया था। और VN गडगिल को वर्क्स, माइंस एंड पावर दिया गया था। मैं यहाँ ये बता दूं, रफीक किदवई भी थे जिनको कि कॉमर्स डिपार्टमेंट दिया गया था। तो इस तरह देख सकते हैं जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट कैबिनेट बनी थी आजादी के बाद, तो सबसे पहले जब तक सारी चीजें नहीं हो गई, हमारा रिपब्लिक नहीं बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार नहीं हुआ, 1947 में तो नहीं हुआ था, तब तक सरकार को चलाने के लिए जो अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, वो इस तरह से थी और इससे डिपार्टमेंट का बंटवारा किया गया। तो इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंडिया में 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 12 शेड्यूल्स को अपने अंदर रखता है। 12 शेड्यूल्स इसमें आते हैं। तो 12 शेड्यूल्स क्या है देख सकते हैं, जैसा कि मैंने लिख रखा है 12 शेड्यूल्स आपके लिए। फर्स्ट शेड्यूल में जो स्टेट्स जितने भी इंडिया में हैं और यूनियन टेरिटरी जितनी है, उनके नाम और उनके एरिया के बारे में इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सेकेंड शेड्यूल में सैलरीज, अलाउंसेस ऑफ देख सकते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। तो कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज कौन है, संवैधानिक जो अधिकारी हैं वो कौन से हैं, हमारे राष्ट्रपति,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, इस तरह से जो भी संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिन जिन पोस्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वर्णन किया गया है, उनके बारे में बात की गई है। तो उन सबों की सैलरी और अलाउंसेस सेकेंड शेड्यूल में है। फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है। थर्ड शेड्यूल में जो भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं वो ओथ और एफर्मेशन किस तरह लेंगे, शपथ कैसे लेंगे, तो शपथ जो लेना है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, शपथ क्या लिया जाएगा, क्या शपथ में वो बोलेंगे, वो सारी बातें थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में है कि राज्यसभा में किसी भी स्टेट को और किसी भी यूनियन टेरिटरी को या केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में सीटों का किस तरह से बंटवारा हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसको इसमें मेंशन किया गया है और यह है आपका फोर्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, जो एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले इलाके होते हैं, जिनको कि आपको पता हो तो मैं नहीं हो तो मैं बता दूं, जो स्टेट की गवर्नर्स होते हैं और जो हमारे सेंटर में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको पता है प्रेसिडेंट होते हैं, हेड ऑफ द कंट्री, उनको ये राइट होता है कि किसी भी इलाके को शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के इलाके को वो नोटिफाइड करें। तो इस इलाके का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है और इस इलाके में सारी गतिविधियां, एक्टिविटीज को जो कंट्रोल करने की बातें होती हैं, वो हमारे फिफ्थ शेड्यूल में है। तो आप फिफ्थ शेड्यूल एससी एसटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरह याद कर सकते हो। सिक्स शेड्यूल में जो ट्राइबल एरिया नॉर्थ ईस्ट के, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये सब जो इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट के मोस्टली, तो उस इलाके में ट्राइबल इलाके का, उसके उन स्टेट्स में ट्राइबल इलाके का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होगा, तो इस पर जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो सिक्स शेड्यूल में है। सेवेंथ शेड्यूल जो है इसमें 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो 3 केंद्र सूची, राज्य सूची और अवशेष सूची, आपको पता ही है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पता होगा। तो इसमें जो ये हमारा जो 7th शेड्यूल है, ये पावर का डिवीजन बताता है कि किस जो स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है या कॉन्करेंट लिस्ट है, उसमें कौन कौन से मामले आएंगे, कौन कौन से इशू आएंगे, वो इसमें मेंशन है। आगे देख सकते हैं 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज जो डिक्लेयर किया गया है, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट है। ठीक है। 9th शेड्यूल में स्टेट से रिलेटेड जो भी लैंड रिफॉर्म्स होते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया, इसमें इनका एक्सप्लेनेशन है। 10th शेड्यूल में डिफेक्शन के ऊपर बात हुई है। जैसा आप देख सकते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर, एमएलए और एमपी, जो अगर मान लो जैसे दल बदल कानून भी हिंदी में कहते हैं, तो अगर वो किसी भी तरह से अपने फायदे के लिए दल बदलते हैं या डिफेक्शन में पड़ते हैं, तो उसको रोकने के लिए इसमें कानून बनाया गया था। ठीक है। और उसको 10th शेड्यूल में डाला गया। 11th शेड्यूल में पंचायती राज जो है, जो पंचायत सिस्टम पूरी है विलेज लेवल पे, उसको पूरी तरह से डिफाइन किया गया, उसके सारी बातों को रखा गया है। और 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटीज जो नगर पालिका होती है उसके बारे में सारी बातें कही गई हैं। तो आप देख सकते हैं, एक बार फिर से रिकैप करा दूं मैं, आप ये देख सकते हैं 22 पार्ट्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 395 आर्टिकल है, 12 शेड्यूल्स है। ये अंतरिम जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट कैबिनेट बनी थी उसके बारे में आप जान गए। और 12 शेड्यूल से याद रखना है, 12 शेड्यूल किस तरह से, फर्स्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के नेम होंगे, सेकेंड में सैलरीज की बात होगी, थर्ड में ओथ की बात होगी, फोर्थ में सीटों का बंटवारा होगा राज्यसभा में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, फिफ्थ में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एससी एसटी, फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरिया के बारे में बात करते हैं। सेवेंथ में डिवीजन ऑफ पावर, 3 लिस्ट में आपको पता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। 8 में क्या होगा, लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस जो आपको पता ही है। 9th में लैंड रिफॉर्म्स, 10th में डिफेक्शन, 11th में पंचायती राज और 12th में म्युनिसिपैलिटी। तो दोस्तों आप बने रहिए, हम आगे और आपको बताते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, 22 भाग थे और 395 आर्टिकल्स, यानी कि 395 अनुच्छेद थे। तो उसी के बारे में हम ब्रॉडली बात करेंगे ताकि पेपर में आपके कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उससे को छोड़ के आए, अच्छी तरह करके आए और पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवन 2 से 3 मिनट में आप अच्छी तरह समझ पाए। ठीक है। देखते हैं भाग 1 या पार्ट 1 जो है, इसमें भाग 1 या पार्ट 1 है, इसमें
आर्टिकल 1 से 4 तक की बात है। इसमें किसी भी यूनियन में आप देख सकते हैं यूनियन एंड स्टेट्स, तो कहने का मतलब है इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनके बारे में बात की गई है, उनके नेम दिए हुए हैं और ये बताया गया है कि किसी भी स्टेट का जो नेम है वो कैसे चेंज किया जाता है, उसके नाम में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, किन्हीं दो स्टेट्स को जोड़ करके असेंबल करके कोई एक स्टेट कैसे बनाया जाता है और वो राइट्स किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है और उसे प्रेसिडेंट के नाम से ही काम किया जाता है। तो ये सारी बातें बताई गई है। ठीक है, जो पार्ट 2 है जिसमें आर्टिकल 5 to 11 तक की बात की गई है, इसमें सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है जिसको कि हिंदी में नागरिकता कहते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता की बात की गई है। किसी भी पर्सन को नागरिकता किन शर्तों पर दिया जाएगा, किन कंडीशंस पे दिया जाएगा, इसकी बात की गई है। अगर कोई आदमी या कोई पर्सन इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाता है तो उससे कैसे नागरिकता छीनी जाएगी, इसके बारे में भी बात होगी। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट 3 देख सकते हैं। इसमें आर्टिकल 12 to 35 की बात तक की बात है, अनुच्छेद 12 से 35। इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या हुआ, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी मौलिक अधिकार की बात की गई वो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में ही है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 4 में आर्टिकल 35 से 51 है। इन आर्टिकल्स के बीच में जो आप देख सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट्स, राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व है कि एक इंस्ट्रक्शन नहीं है, एक मौलिक चीज है, मॉरलिटी की बात है। उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस तरह उनको काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, ये जस्ट लाइक अ सजेशन और एडवाइस। उसके बाद हमारा पार्ट 4A आता है। इसमें 51A या 51A एक आर्टिकल है। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। मैं आपको यहां बता दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने ही सबसे पहले रिकमेंडेशन किया था फंडामेंटल ड्यूटीज की और उसी के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में अमेंडमेंट के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया। और आपको यह भी बता दो कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है यूएसएसआर या रसिया जिसको कह सकते हो आप, पहले यूएसएसआर थे और अब रसिया अलग हो गया है, रसिया उसको कहते हैं, तो उससे इंस्पायर्ड है। रसियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज इंस्पायर्ड है। आर्टिकल 5(1) जो है इसमें पार्ट 5(1) जो है इसमें आर्टिकल 52 से 78 तक की बात है। इसमें द यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से होंगे भाई, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर होंगे, अटॉर्नी जनरल होंगे। ठीक है, पार्ट 5(2) में आर्टिकल 79 to 122 तक की बात है और इसमें पूरे के पूरे पार्लियामेंट में जो भी पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है वो इसमें इंक्लूड है, शामिल है। समझ सकते हैं इस पार्लियामेंट, इसमें 79 से 122 आर्टिकल के बीच में हमारा लोकसभा, राज्यसभा और उससे जुड़े हुए सारी बातों को बताया गया है। आर्टिकल ये पार्ट 5(3) देख रहे हैं, उसमें आर्टिकल 123 इसमें लेजिस्लेटिव पावर जो है प्रेसिडेंट की उसकी बात की गई है। तो आप समझ सकते हैं जो कि अध्यादेश जिसको हिंदी में कहते हैं, आप समझ सकते हैं। तो अध्यादेश जो निकालने की शक्ति होती है या पावर होता है प्रेसिडेंट को, वो इसमें उसको दी गई है आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंगली उसके तहत। ये 5(4) जो हमारा चैप्टर है, पार्ट है, उसमें आप देख रहे हैं आर्टिकल 124 to 127 है, द यूनियन जुडिशरी की बात की गई है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी बात की गई है। उसके बाद 5(5) है, पार्ट 5 का सब पार्ट है, उसमें आर्टिकल 148 से 151 तक की बात है, वो सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई। सीएजी के बारे में बहुत सारी बातें होती है। सीएजी क्या करता है, सीएजी हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के खर्च और सब कुछ की जो बात होती है उनको उनकी जांच करता है, उनको ऑडिट करता है। उसके बाद आर्टिकल 6(1) जो है पार्ट 6(1) में एक आर्टिकल 152 है, इसमें स्टेट्स की डेफिनेशन दी गई है। जो भी हमारे स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है, उनके डेफिनेशन की बात की गई है कि आखिर में किसको कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेट मानेगा। ठीक है, रोक सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद द यूनियन जुडिशरी, मैंने यहां तक समझा दिया। आर्टिकल 148 से 151 तक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात की जाती है, जो सीएजी होता है। और आपको पता है जो कि गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करने का, उनकी जांच करने का काम करता है। आर्टिकल 152 स्टेट की डेफिनेशन है। इसमें किसको कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
स्टेट मानेगा, उसकी डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद आर्टिकल 153 से 167 देखेंगे तो द स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। स्टेट एग्जीक्यूटिव कौन होंगे? गवर्नर साहब होंगे, आपके सीएम होंगे और एडवोकेट जनरल इसके अंदर आएंगे, वो सारे इसमें लोग आते हैं। उसके बाद आर्टिकल 168 से 212 जो है द स्टेट लेजिस्लेटिव की बात की गई है। जो राज्य विधानसभा होता है, हर राज्य में जो विधानसभा या विधान परिषद जो होता है उनके बारे में इसमें सारे प्रोविजन है। उसमें कैसे रूल्स का, लॉ का फॉर्मेशन करते हैं और कैसे उनका जो पूरा सत्र चलता है उसके बारे में बात की जाती है, कैसे उनकी सेशन चलते हैं। उसके बाद आर्टिकल 213 देखा होगा आपने, तो आप देख सकते हैं आर्टिकल 213 जो है, देखिए आर्टिकल 213 आप देख सकते हो एक, और एक आप देख सकते हो आर्टिकल 123। तो 123 के तहत जो अध्यादेश बोला था, तो प्रेसिडेंट को एक लेजिस्लेटिव पावर है। वो लेजिस्लेटिव पावर क्या है कि प्रेसिडेंट अगर कोई भी सेशन लोकसभा या राज्यसभा का नहीं चल रहा हो या बहुत कोई सेशन में ना हो और बहुत ज्यादा जरूरत हो कोई लॉ को फॉर्म करने की या बनाने की, तो उसको ऑर्डिनेंस निकालने की पावर होती है, जिसको हिंदी में अध्यादेश कहते हैं। यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट में और स्टेट में 213 जो हमारा आर्टिकल है उसके तहत ये गवर्नर को पावर होता है, ठीक है। उसके बाद 214 से 231 तक जो स्टेट में हाई कोर्ट्स होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं पार्ट 6 का 6 पार्ट है, इसमें आर्टिकल 233 से 237 देख रहे हैं, इसमें सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात की जाती है, जो सत्र न्यायालय होते हैं उनके बारे में बात की जाती है, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं। 238 जो है ये 7th अमेंडमेंट 1956 के बाद इसको रिपील्ड कर दिया गया, हटा दिया गया, तो ये रेलेवेंट नहीं है। 239 से 242 जो है यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको पता है अभी जम्मू कश्मीर को तोड़ करके बाइफर्केशन करके एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग सेंट्रल टेरिटरीज बना दी गई है। तो इस तरह से इंडिया में अब 9 सेंट्रल टेरिटरीज हैं और इसके साथ ही तो यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनका प्रशासन है, वो आर्टिकल 239 से 242 के अंदर ही आता है। उसके बाद 243 से 243 वो जो है ये पंचायत का है। जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंगली ही, उसके तहत ही, उसके द्वारा ही ये पंचायती राज को या पंचायत से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स है उसको इंक्लूड किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ा गया। 243P से 243ZG है, ये म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, नगर पालिका, ये 73rd अमेंडमेंट के द्वारा, 74th अमेंडमेंट के द्वारा इसको इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे नगर पालिका में जो म्युनिसिपैलिटी है वहां प्रशासन कैसे चलता है, इसमें इसके ऊपर बात की जाती है। उसके बाद देख सकते हैं आर्टिकल 242 से 244A जो है ये शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया जो है उसके बारे में ये बात करता है, शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। 245 से 263 में ये यूनियन और स्टेट के बीच में जो अलग अलग तरह के फाइनेंशियल और किसी अलग अलग तरह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और जिस भी तरह के जो रिलेशन होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। इसी के अंदर में 245 से 255 तक लेजिस्लेटिव रिलेशन होता है कि किन को पर केंद्र को या सेंट्रल गवर्नमेंट को और किन पर स्टेट या राज्य को या स्टेट गवर्नमेंट को रूल फॉर्मेशन या लॉ फॉर्मेशन का राइट है। उसके बाद 256 से 263 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, कैसे प्रशासन का रिलेशन है ये बाद में बताया जाएगा। 264 से 300A के बीच में फाइनेंस, प्रॉपर्टी कंट्रोल और जो सूट होता है, मतलब कि जो मुकदमे होते हैं उनके बारे में सारी बात की जाती है स्टेट और स्टेट एंड यूनियन के बीच में। 264 से 291 के बीच में जो स्टेट और यूनियन या जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो सेंटर होता है, उसके बीच में टैक्सेस, ग्रांट्स, जो आपको समझ ही रहे हैं, टैक्सेस, ग्रांट्स, फाइनेंस कमीशन, एग्जेम्पशन ऑफ टैक्सेस, इन सारे मुद्दों के ऊपर बात होती है। 292 से 293 में बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो बोरोइंग या कर्ज लेते हैं, जो उधार लेते हैं, उनके ऊपर में इसमें सारे प्रोविजंस हैं। अब देख 294 से 300 में प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन एंड सूट, ये तो समझ ही गए। 300A जो है राइट ऑफ प्रॉपर्टी, सबसे पहले ये
एक फंडामेंटल राइट था, प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था जिसको अमेंडमेंट के बाद 301 अलग आर्टिकल बना करके राइट ऑफ प्रॉपर्टी बना दिया गया। अब ये एक लीगल राइट है, नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है इससे। तो जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है क्या फंडामेंटल राइट है? बिल्कुल नहीं, ये एक लीगल राइट है। 301 से 307 के बीच में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन इंडिया, मतलब इंडिया की जो टेरिटरी है, हमारे देश की जो सीमा है, जहां तक भी वहां तक किसी भी तरह के ट्रेड का जो राइट है वो इसके अंदर इंक्लूड है, इसके अंदर उसके बारे में बातें की गई है। 308 से 323 के बीच में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और पीसीएस माने स्टेट पब्लिक सर्विस और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई है। 308 से 314 के बीच में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 315 से लेकर के 323 पीसीएस मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, समझ सकते हो, उसके ऊपर बात है। 323A से 323B के बीच में ट्रिब्यूनल्स की बात की गई, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल थे उनको इसमें लाया गया 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। 324 से 329A के बीच में जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में बात है। तो आप देख सकते हैं, एक स्नैपशॉट ले लो। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इलेक्शन कमीशन तक आपको समझा दिया था। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो आर्टिकल 330 से 342 के बीच में स्पेशल प्रोविजन फॉर SC एंड ST इन लोकसभा, तो लोकसभा के में है ना, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से SC और ST ग्रुप को या कैटेगरीज को जो सीटों का बंटवारा है या सीट उनके लिए रिजर्व किए जाते हैं मिनटू से, तो उसके बारे में इसमें बात की गई है। उसके बाद जैसे 343 से 351 के बीच में ऑफिशियल लैंग्वेज, राज्य भाषा के बारे में बात की गई है। 352 से 360 के बीच में इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात की गई है। इसमें 352 में आपको पता है कि जो पूरा जो सशस्त्र विद्रोह होता है या नेशनल इमरजेंसी की बात होती है। 356 में स्टेट इमरजेंसी और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी या जो फाइनेंशियल इमरजेंसी या मनी इमरजेंसी होती है उसके बारे में बात होती है। 361 से 367 तक मिसलेनियस सब्जेक्ट्स हैं, इससे बहुत सारी चीजें आती हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 368 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यहाँ पर अमेंडमेंट के ऊपर में बात होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन चीजों को अमेंडमेंट किया जाता है उनके बारे में बात होती है, आप यहाँ देख सकते हैं। 369 से 392 के बीच में ट्रांसलेशन है, जो हिंदी में ट्रांसलेशन या और भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसलेशन उसके बारे में बात है। 393 से 95 के बीच में शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटीज टैक्स इन हिंदी, मतलब कहने का मतलब है कि इस तरह से ये सारे रेलेवेंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बाहर एक भी आर्टिकल नहीं है। अब इसके अंदर से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं केवल उन्हीं चीजों को लेकर के आऊंगा जो बिल्कुल आपके पेपर में आने वाले होंगे। और आप समझ सकते हैं ये बताना मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक एक स्ट्रक्चर आपको पता नहीं होगा आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ नहीं सकते। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर करना। थैंक यू।